प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं आपका। आज अपन बात करेंगे ब्रिटिश शासन के अंदर भू राजस्व व्यवस्था। यहाँ से बड़े अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए, अपन बात करें सबसे पहले स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। देखिए साहब, वारेन हेस्टिंग्स बंगाल का गवर्नर ने 1772 में बंगाल के अंदर द्वैध शासन है, इसका द्वैध शासन व्यवस्था का अंत करके इजारेदारी प्रथा है, इसकी शुरुआत कर दी साहब। नेक्स्ट देखिए, हेस्टिंग्स ने वार्षिक बंदोबस्त के स्थान पर 5 वर्ष का बंदोबस्त लागू किया। नेक्स्ट है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त है, इसका विचार सर्वप्रथम फिलिप फ्रांसिस ने दिया। कार्नवालिस ने 1790 में 10 वर्षीय बंदोबस्त लागू कर दिया। 1793 में यह इस्तमरारी बंदोबस्त में परिवर्तित हो गया। नेक्स्ट अपन देखते हैं। नेक्स्ट देखिए, जॉन सोर के अनुसार जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने पर बल दिया इसने। स्थायी बंदोबस्त के अंदर जमींदारों को भूमि का स्वामी मान लिया गया। इस व्यवस्था को जागीरदारी, मालगुजारी, विश्वेदारी के नाम से भी जाना जाता है। यह व्यवस्था समुचित ब्रिटिश भारत में लगभग 19% भूमि पर थी। 19% भूमि पर यह लागू की गई थी। यह व्यवस्था बंगाल, बिहार, उड़ीसा,
यूपी के वाराणसी, यूपी के वाराणसी, उत्तरी कर्नाटक में यह व्यवस्था लागू की गई थी। इसके तहत इसके तहत इसके तहत जमींदारों को 1/11 हिस्सा, शेष 10/11 हिस्सा कंपनी का होता था। नेक्स्ट है, निर्धारित समय तक राजस्व कंपनी को नहीं जमा कराने पर सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारी जब्त कर नीलाम कर दी जाती। राजा राम मोहन राय रमेश दत्त ने स्थायी बंदोबस्त की क्या करी है, प्रशंसा की है। बनारस में जोनाथन डंकन स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। देखिए साहब, वो राजस्व व्यवस्थापन देख रहे हैं, स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा। वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 के अंदर बंगाल में द्वैत शासन का अंत कर दिया और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत कर दी। इजारेदारी प्रथा का मतलब होता है एक तरह से ठेकेदारी प्रथा, किसी भी चीज को ठेके पर दे देना और उसके बाद में जब वो फसल निकलती है तो उसका हिसाब करना। ठेके पर दे दी, चाहे उसमें कम हो चाहे ज्यादा हो, तो इजारेदारी प्रथा या ठेकेदारी प्रथा एक ही बात है। वार्षिक बंदोबस्त है, यह है 5 वर्ष का बंदोबस्त। इसने वार्षिक बंदोबस्त की जगह 5 वर्ष का बंदोबस्त लागू किसने किया था, वारेन हेस्टिंग्स ने। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त का विचार सर्वप्रथम किसके दिमाग की उपज है, फिलिप फ्रांसिस के दिमाग की उपज है। कार्नवालिस ने 1790 में 5 वर्षीय बंदोबस्त की जगह 10 वर्षीय बंदोबस्त क्या कर दिया था, लागू कर दिया था। 1793 में यह इस्तमिरारी बंदोबस्त के नाम से परिवर्तित हुआ। जॉन शोर है, यह जमींदारों को भूमि का स्वामी मानने पर इन्होंने बल दिया। जमींदारों को भूमि का स्वामी माना गया, कौन सी व्यवस्था के अंदर, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंदर। अब देखिए, स्थायी बंदोबस्त को जमींदारी बंदोबस्त, मालगुजारी बंदोबस्त, विश्वेदारी बंदोबस्त भी कहा जाता है, या जमींदारी व्यवस्था, मालगुजारी व्यवस्था या विश्वेदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। समुचित ब्रिटिश भारत में यह व्यवस्था कितनी भूमि पर थी, 19% भूमि पर थी। कौन सी व्यवस्था, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी। कहाँ पर सब, बंगाल, बिहार, उड़ीसा, यूपी का वाराणसी और उत्तरी कर्नाटक के अंदर ये व्यवस्था प्रचलित थी। इसके तहत जमींदारों को 1/11 हिस्सा दिया जाता था और शेष 10/11 हिस्सा किसका होता था, कंपनी का होता था। निर्धारित समय तक राजस्व वसूली नहीं करने पर सूर्यास्त कानून के तहत, कौन से कानून के तहत, सूर्यास्त कानून के तहत जमींदारी जब्त कर ली जाती थी और उसकी नीलामी की जाती थी। राजा राम मोहन राय और रमेश दत्त ने स्थायी बंदोबस्त की प्रशंसा की है। बनारस के अंदर जोनाथन डंकन जो था, ये स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा हुआ था।
ये बात हो गई साहब आपकी कौन से बंदोबस्त की, स्थायी बंदोबस्त की। आगे देखिए, स्थायी बंदोबस्त के बाद में अपन बात करेंगे रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयत का अर्थ होता है किसान, रैयत का जो अर्थ होता है वो होता है किसान। यह व्यवस्था 1792 में थॉमस मुनरो तथा कैप्टन रीड के द्वारा सर्वप्रथम 12 महल मद्रास में यह लागू की गई। यह व्यवस्था भारत के मद्रास, बंबई, असम, कुर्ग, कर्नाटक आदि क्षेत्र में लागू की थी। इसमें भूमि का मालिक ये कौन होता था? किसान। और स्थायी बंदोबस्त में कौन होता था? जमींदार भूमि का मालिक होता था। आगे देखिए, आगे अपन देखेंगे तो इसके अंदर रैयतवाड़ी व्यवस्था में और क्या प्रमुख बातें रहेंगी, ये देखिए। यहाँ पर अपन देखेंगे तो किसान यह लगान देने का उत्तरदायी इसमें माना गया। नेक्स्ट है, यह व्यवस्था भारत के 51% क्षेत्र में लागू थी। उपज का 33% से 55% कंपनी को देना होता था। नेक्स्ट है महालवाड़ी व्यवस्था है। महाल का अर्थ होता है गांव होता है। सर्वप्रथम यह व्यवस्था 1819 के अंदर हॉल्ट मैकेंजी द्वारा लागू की गई। लागू कहां की गई? पंजाब के अंदर लागू की गई। पंजाब और यूपी में लागू की गई। यह व्यवस्था है, इसके द्वारा 30% भाग में थी यह व्यवस्था। ब्रिटिश भारत के 30% भूमि पर थी। इस व्यवस्था में भूमि पर ग्राम समुदाय का अधिकार था। और लगान दर प्रारंभ में 80% निश्चित की गई। विलियम बेंटिक के समय 66% कर दी गई और लॉर्ड डलहौजी ने इसे 50% कर दिया था। तालुकादारी व्यवस्था जो थी यह अवध में प्रचलित थी। तालुकादारी व्यवस्था अवध के अंदर प्रचलित थी। देखिए, रैयत का मतलब होता है किसान। 1792 के अंदर थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड ने सर्वप्रथम 12 महल मद्रास के अंदर इसको लागू किया गया। तो बहुत अच्छी बात है। रैयतवाड़ी व्यवस्था के जनक कौन है? थॉमस मुनरो और कैप्टन रीड।
भारत के कौन से क्षेत्र में लागू थी? मद्रास, बंबई, असम, कुर्ग, कर्नाटक के अंदर यह प्रचलित थी। इसके अंदर भूमि का मालिक किसान होता था। किसान जो लगान देने का उत्तरदायी होता था, और इस व्यवस्था के अंदर 51% ब्रिटिश भारत का क्षेत्र आता था। यह व्यवस्था है, यह 51% भारत के भूमि पर प्रचलित थी। उपज का 33 से 55% कंपनी को देना होता था किसान को। महालवाड़ी व्यवस्था, महाल का मतलब होता है गांव। सर्वप्रथम 1819 के अंदर होल्ट मैकेंजी ने पंजाब और यूपी में इसको लागू किया था। यानी महालवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन है? होल्ट मैकेंजी है। यह व्यवस्था ब्रिटिश भारत के कितने प्रतिशत भाग पे प्रचलित थी? 30% भाग पे प्रचलित थी। भूमि पर गांव समुदाय का अधिकार होता था, और पूरा का पूरा गांव है यही क्या देता था? टैक्स सामूहिक रूप से देता था। लगान दरें देखें तो प्रारंभ में 80% लगान निश्चित किया गया। विलियम बेंटिक ने 66% कर दिया घटा करके, और लॉर्ड डलहौजी ने कितना कर दिया था? 50% कर दिया था। तालुकादारी व्यवस्था है, ये कहां पर प्रचलित थी साहब? अवध के अंदर प्रचलित थी। आगे देखिए, आगे अपन बात करें तो देखेंगे कुछ अकाल पड़े हैं, उन अकालों के संदर्भ में अपन बात कर ले। देखिए, अकाल 1769 से 70 के अंदर कहां पर पड़ा है? बंगाल में। बंगाल में अकाल पड़ा है। कार्टियस था यहाँ पर गवर्नर इस समय बंगाल का। 1860-61 में पंजाब, राजपूताना एंड राजस्थान, और उत्तर पश्चिम प्रांत। 3 है 1866 से 1867 बंगाल, बिहार, उड़ीसा। आपदा का महाकाल इसे कहा जाता है। 1868 से 69 के अंदर यूपी, राजपूताना और पंजाब। 1876-77 में मद्रास, मुंबई, हैदराबाद और मैसूर। भारत इतिहास का सर्वाधिक भयंकर अकाल था। 1899 से 1900 के अंदर बरार, मुंबई, पंजाब, अजमेर, मध्य प्रांत और राजपूताना में अकाल पड़ा। इसे छप्पनिया अकाल भी कहा जाता है। देखिए, कुछ अकाल पड़े हैं, इनका वर्णन करें। 1769 से 70 के अंदर बंगाल में बंगाल का गवर्नर कार्टियस था इस समय। 1860 से 61 में देखें पंजाब, राजपूताना उत्तरी पश्चिम प्रांत में पड़ा। 1866 से 67 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। इसे आपदा का महाकाल कहते हैं। इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। 1868 से 69 में यूपी, राजपूताना, पंजाब में पड़ा। 1876-77 में मद्रास, मुंबई, हैदराबाद, मैसूर में। यह भारत के इतिहास का सब सर्वाधिक भयंकर अकाल था। 1899 1900 में बरार, मुंबई, पंजाब, अजमेर, मध्य प्रांत, राजपूताना प्रभावित रहे अकाल से। इसे छप्पनी अकाल भी कहा जाता है। आगे देखिए, अब अपन बात करेंगे कुछ अकाल आयोग हैं, वो अकाल आयोगों को देखें। अकाल
आयोग। अकाल आयोग है कैंपबेल आयोग 1866 से 77, किसके समय? लॉर्ड लॉरेंस के समय। स्ट्रेची आयोग 1880 में लॉर्ड लिटन के समय। लॉयल आयोग 1897 में लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय। और अकाल आयोग 1900 में कर्जन के समय। देखिए साहब, अकाल आयोग है कुछ। कैंपबेल आयोग है 1866 से 77 में लॉर्ड लॉरेंस के समय इसकी स्थापना हुई। स्ट्रेची आयोग है 1880 के अंदर लॉर्ड लिटन के समय इसकी स्थापना होती है। स्ट्रेची आयोग की अकाल से संबंधित आयोग था। लॉयल आयोग 1897 के अंदर लॉर्ड एलिगन द्वितीय के समय इसकी स्थापना होती है। और अकाल आयोग 1900 में लॉर्ड कर्जन के समय इसकी क्या होती है? स्थापना होती है। तो ये प्रमुख बातें अपन ने देखी है। ब्रिटिश भारत के अंदर भू राजस्व व्यवस्था तो अपन ने देखी, स्थायी व्यवस्था और रैयतवाड़ी व्यवस्था और महालवाड़ी व्यवस्था, और कुछ प्रमुख अपन ने अकाल देखे हैं और अकाल आयोग देखे हैं। यहाँ से एग्जाम के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, तो आपको ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। अगली जो क्लास है उसके अंदर अपन भारत के गवर्नर जनरलों की बात करेंगे। धन्यवाद।